दीदी, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये कहानी है शिखा और कनिका की, दो बहनें जिनमें लगभग 3 साल का ही उम्र का फ़र्क था। एक दूसरे की जान, सब कहते हैं कि एक दूसरे के बिना तो इनका खाना पीना कुछ नहीं होता। और किस्मत देखिए, दोनों देवरानी जेठानी भी बन जाती हैं। मनोरमा और श्याम प्रसाद की दो आंखों के तारे। सास से जली कटी बातें सुनने के बाद भी मनोरमा ने लड़के के लिए और प्रयास नहीं किए। वो अपनी दोनों बच्चियों से बहुत खुश थे। उनका परिवार अमीरी में डूबा परिवार तो नहीं था, पर और किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। मनोरमा की सास अभी जीवित थी। ससुर का पिछले साल हृदयघात में परलोक पलायन हो चुका था। सास थोड़े कट्टर स्वभाव की थी, जिसका मनोरमा के स्वभाव पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था। वो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाती। मनोरमा को लगता कि बाबूजी के जाने के बाद माँ अकेली हो गई हैं। अब ऐसे में हम ही उनकी भावनाओं की कद्र कर सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हुआ, हम उनके बच्चे हैं। पर सास के मुंह से यही सुनने को मिलता। कल मुँह ही कहीं कि एक पोता नहीं जना, मेरे वंश का नाश हो गया। ये दोनों लड़कियां अपनी ससुराल चली जाएंगी तो कोई तुम्हें पानी पिलाने वाला नहीं होगा। सास के ये शब्द मन में टीस करते थे, पर वो हंस के टाल देती थी। धीरे धीरे बेटियां बड़ी हो रही थी। मनोरमा और श्याम प्रसाद के संस्कार उनमें कूट कूट कर भरे थे। एक दूसरे के लिए अपार प्रेम, जो हर परिस्थिति में एक दूजे के लिए मदद को तैयार थे। अरे मनोरमा, कुछ तैयारी करी है या नहीं? मेरी बेटी अपने बेटे के साथ आ रही है। जी अम्मा, सब तैयारी हो गई। जीजी की पसंद का गाजर का हलवा बन गया। सब्जी तैयार है, जब आएंगी गर्म गर्म पूरियां उतार दूंगी। और मेरे लाल के लिए, उसे राजभोग पसंद है, श्याम प्रसाद से कह दिया है ना, ले आएगा आते वक्त। जी अम्मा, कह दिया। मनोरमा की ननद केतकी, जो उम्र में मनोरमा से छोटी थी, पर माँ की कड़वी जबान का असर अच्छे से उसके स्वभाव की व्याख्या करता था। उसका बेटा रोहित इकलौती संतान के नाम पर नानी के घर में तांडव करता था। वो भी लगभग शिखा और कनिका की हम उम्र का ही था, पर बचपना और लाड उसके स्वभाव के गुण थे। अक्सर मनोरमा को ये ताना मिलता था, देख मेरी बेटी ने कुल को रोशन किया, और एक तू है कि मेरे बेटे को बेटे का सुख नहीं दे सकी। मन ही मन मनोरमा का जी दुखता, पर क्या कर सकती थी। अरे भाभी, कहाँ हो? जी आप आ गई। छोटी थी फिर भी मान बड़ों जैसा लेती थी। इस बार तो तुम्हारे आंगन में खुशियों के समाचार लाई हूँ। जी आप आई, यही सबसे बड़ी खुशी नहीं? आओ बैठो, पानी पियो। भाभी, ऐसी खुशखबरी लाई हूँ कि पानी से काम नहीं चलेगा। जी गाजर का हलवा तैयार है, और रोहित आपका राजभोग भी मामा जी पहले ही ला दिए थे। केतकी, अब तो रुक कर ही जाना, तू 2 दिन से ज़्यादा रुकती ही नहीं। माँ, क्या करूँ, घर पर कोई नहीं होता तो इन्हें खाने की समस्या हो जाती है। पर इस बार 5-6 दिन तो रुकूंगी। पहले मेरी बात सुनो। अपनी शिखा और कनिका के लिए शादी का एक रिश्ता लाई हूँ। घर परिवार देखा हुआ है, मेरी जेठानी की जान पहचान का रिश्ता है। 2 बेटे हैं, हम उम्र ही है। दोनों एक ही घर में देवरानी जेठानी बनकर राज करेंगी। अच्छा कारोबार है, दोनों बेटे दिखने में भी अच्छे हैं और मिलजुल कर अपने पिता का बिजनेस संभालते हैं। पर जीजी एक ही घर में दोनों बहनें, क्या दोनों के बीच सामंजस्य हो पाएगा? बहन का रिश्ता अलग होता है, पर रिश्तों के नाम बदलते हैं तो रंग स्वभाव में भी चढ़ता है। भाभी, दोनों बहनें हैं तो ससुराल में भी बहनें ही रहेंगी। आप क्यों उनके बीच ये रिश्तों के नाम ला रही हैं? और आपको आपके संस्कारों पर भरोसा नहीं? सुनकर मनोरमा खुश थी, पर एक चिंता जो खाए जा रही थी कि जब बहनें एक दूसरे की देवरानी और जेठानी के रूप में रूबरू होंगी तो ये बहनों का रिश्ता कहीं दब ना जाए। क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती, और सास बहुओं को एक होकर रहने ही नहीं देती। कोई न कोई मनमुटाव पैदा हो ही जाता है। तभी वहाँ शिखा और कनिका आ जाती हैं। माँ, मुझे नहीं करनी शादी, अभी मुझे पढ़ लिख कर नौकरी करनी है। आप दीदी की शादी कर दो। अरे ये देखो, नौकरी करेगी, शिखा की दादी ने कहा। भला ससुराल में घर का चूल्हा चौका करेगी या नौकरी? भला परिवार ढूंढी है तेरी बुआ? एक ही घर में जाओगी, साथ रहोगी, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। तभी कनिका ने कहा, क्या हम दोनों की शादी एक ही घर में? ये तो बहुत अच्छा है। मैं और शिखा दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी बेटियों को इस घर से भगाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। मनोरमा खामोश थी, क्योंकि उसको पता था कि उसकी एक नहीं चलने वाली। जहाँ उसकी सास ननद मिल जाएं, वहाँ तो ये चुप्पी धारण कर लेते। पर एक बात उसने तय कर ली थी कि कोई भी फैसला हो,
वो सोच समझ कर ही होगा, ताकि कल को पछताना नहीं पड़े। यहाँ सकारात्मक बात ये थी कि दोनों बहनें एक साथ जाने के लिए खुश थी। तभी श्याम प्रसाद ने कहा, मिल लेते हैं उनसे तो पता चले कैसे लोग हैं। मनोरमा भी राजी थी, मिले बिना कोई निर्णय लेना बेकार है। कुछ समय बाद दोनों परिवारों का मिलन समय तय किया गया। मिलन का स्थान श्याम प्रसाद का घर ही तय हुआ। सारी तैयारियां जोरों पर थी। मनोरमा दोनों बेटियों को ब्यूटी पार्लर भेज दे, थोड़ी सुंदर लगेगी तो कम समय लगेगा उन्हें हामी भरने में। मनोरमा ने वैसा ही किया। तरह तरह की मिठाइयों से घर महक रहा था। साफ सफाई भी अच्छे से करा दी गई थी। आज श्याम प्रसाद जी ने छुट्टी ले ली थी। उन लोगों के आगमन का समय हो गया था। केतकी भी उन्हीं के साथ सम्मिलित थी। सुमित्रा अपने दोनों बेटों और पति के साथ पधारी। बड़े ही विनम्रता से मनोरमा और श्याम प्रसाद ने उनका स्वागत किया। शिखा और कनिका अपने कमरों में थी। मनोरमा ने दोनों लड़कों को देखा। दोनों बहुत ही बढ़िया थे। दोनों ने उन्हें चरण स्पर्श किए तो वो खुश हो गईं। आओ बेटा, ये हमारी सास हैं, यानी आपकी दादी जी। उन्होंने दादी जी के भी चरण स्पर्श किए। भाभी शिखा और कनिका को भी बुला लो। सभी को सम्मान के साथ बिठाया गया। थोड़ी देर में दोनों बेटियां भी आ गईं। दोनों ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। जी, इनमें से बड़ी बिटिया कौन सी है? शिखा, ये है बड़ी बेटी, और ये है कनिका छोटी बेटी, और ये रहे मेरे दोनों बेटे, बड़ा बेटा कुणाल और छोटा बेटा राहुल। बहन जी, हमें आपकी दोनों बेटियां पसंद है। आप निश्चिंत रहिए, जैसे ये यहाँ हैं वैसी ही ससुराल में रहेंगी। इन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये सुनकर मनोरमा के दिल को राहत मिली। बस समय सीमा तय कर दी गई। मुहूर्त के हिसाब से तारीख निकल गई और दोनों बेटियों की विदाई की घड़ी आ गई। मेरा आंगन तो सूना हो जाएगा, मेरी दोनों बेटियां एक साथ विदा हो जाएंगी। मनोरमा की आंखों से छलकते आंसू श्याम प्रसाद जी के कंधे भिगो रहे थे। अब ये घड़ी तो आनी ही थी। तुम तो खुश हो जाओ, हमारी बेटियां हमेशा साथ रहेंगी। विदाई का मुहूर्त बीता जा रहा था। विदाई में माँ ने ये सीख दी कि चाहे कुछ भी हो जाए पर यह ध्यान रहे कि तुम एक ही कोख की संतान हो, एक ही रक्त है दोनों में। एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना, कभी अपनी माँ की सीख को दूषित ना होने देना। दोनों बेटियां बहू बनकर सुमित्रा जी की दहलीज पर स्वागत के लिए खड़ी थी। सुमित्रा जी के तो पैर जमीन पर नहीं थे। एक साथ दोनों बहुओं का मुंह देख लिया था। रस्में अपने तय मुहूर्त से चल रही थी। दोनों बहनों को अपने घर का आंगन छोड़ने का दुख तो था, पर एक साथ होने की खुशी भी थी। रस्मों के बीच में अचानक से तेज आवाज़ में सुमित्रा जी ने रूपा को आवाज़ लगाई। रूपा कहाँ मर गई थी? एक बार बोलने पर सुनाई नहीं देता? क्या तेरे पीछे पीछे मैं भी भागती रहूं? नहीं अम्मा, माफ़ कर दो। उसके हाथ कँप रहे थे। इतनी तेज आवाज़ सुनकर तो शिखा भी सहम गई। वो पहले से ही सहमे स्वभाव की थी, पर कनिका स्वभाव में तेज थी। अभी तक तो मधुर आवाज़ में बेटा बेटा करके बातें कर रही थी। उनका अचानक बदलता स्वभाव देखकर दोनों बहुएं हैरान थी। जिस तरह से सुमित्रा जी ने आवाज़ लगाई, शिखा घबरा गई। घबरा कर उसने कनिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी फुसफुसाहट में कनिका ने कहा, दीदी ये सास है, माँ नहीं। और फिल्मों में नहीं देखा आपने? सास ऐसी ही होती है। अपनी दादी को नहीं देखा? वो भी तो माँ की सासें कितना चिल्लाती हैं उन पर। डरो मत। जब कनिका शिखा को हिम्मत बंधाती थी तो शिखा सामान्य हो जाती थी। रूपा, जा पूजा का थाल लेकर आ। मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आती होंगी। तुम देखो, दोनों बहुएं बार बार नहीं कहूँगी। जो भी मुंह दिखाई करे पाँव छूना, नजरें नीची रखना, और न जाने कितनी हिदायतों के साथ मुंह दिखाई की रस्में शुरू हुईं। दिन बीता, रात आई तो शरीर को थोड़ा आराम मिला। चलो दीदी, अब तो कम से कम अपने कमरे में आराम कर सकेंगे। सुन कनिका, जब मम्मी जी अपने यहाँ आई थी तो कितना प्यार से सर पर हाथ फेरा था। माँ पापा से भी वादा किया था कि आप चिंता ना करो, अपनी बेटी की तरह रखूँगी। पर आज का उनका अंदाज देखकर तो मैं डर ही गई। दीदी, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तू बड़ी बेबाक है, तुझे बड़ा पता है सास बहू का। दीदी, सीरियल नहीं देखती क्या? किसी सीरियल में कोई सास कभी माँ जैसी होती? बेचारी डरी सहमी बहू बस हाँ माँ जी करती रहती है। आप चिंता ना करो, अब पूरी ज़िंदगी यहीं रहना है तो चिंता क्या करना। बस माँ से कुछ मत कहना, वो उदास हो जाएंगी। हाँ ठीक है, वैसे भी तू है ना मेरी माँ। अभी तक तू ही तो नसीहत देती आई है। वक्त बीत रहा था और दोनों बहनें अपनी समझदारी से एक दूसरे का साथ दे रही थी।
आज मौसी जी आ रही हैं तुम्हारी। बड़े ही लाड प्यार से उन्होंने इन दोनों बेटों को पाला। जब ये छोटे थे तो ज़्यादातर वहीं रहते थे। उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखना। तबीयत के चलते वो तुम लोगों की शादी में भी नहीं आई थी। जी मम्मी जी, ये कहकर दोनों अपने कामों में लग गईं। मौसी जी की पसंद को ध्यान में रखते हुए सारे खाने की पूर्ति की गई। आओ जीजी आओ। जब मौसी जी आई तो दोनों बहुएं ने कहे अनुसार पाँव छुए। आशीर्वाद के साथ मौसी जी ने दोनों को सगुन दिया। अरे कुणाल और राहुल, अब जिम्मेदारी लेना सीख लो। अब बेटे से पति बन गए हो। बातें होने के बाद बहुओं के द्वारा बनाए गए खाने की तारीफ मिली। बड़े ही मीठे बोल हैं मौसी जी के। देख कनिका, ये भी बेटा बेटा बोल रही हैं। क्या ये भी बाद में रंग दिखाएंगी? ये सुनकर कनिका को हंसी आ गई। सुमित्रा जी और उनकी बहन एक दूसरे से बहुत करीब थी। ज़्यादातर अपने परिवार में एक दूसरे की सलाह जरूर लेती थी। अरे सुमित्रा, मैंने सुना तू दोनों बहनों को एक ही घर से ले आई। पता है ना, शादी के बाद सास का रुतबा बस यहीं ख़त्म हो जाता है। और तू तो अपने लिए दोनों सगी बहनें ले आई। एक बार जो उनकी चल पड़ी तो पड़ी रहना एक कोने में। वैसे भी दोनों बहनें हैं, कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो दोनों बहनें एक पलड़े में और एक पलड़े में। तेरी तो कोई बेटी भी नहीं तो तेरा साथ देने चली आए। ये बात सुनने को तो कान सुन रहे थे, पर असर दिल के किसी कोने में हो रहा था। अक्सर परिवारों में यही होता है, जहाँ अपना खुद का घर बर्बाद करने के लिए बाहर की सलाह ली जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। जी, मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं। मैं तो सोच रही थी दो बहनें प्यार से रहेंगी, देवरानी जेठानी की तरह झगड़ा तो नहीं होगा। और आप सही कह रही हैं, कहीं दोनों बहनों ने मिलकर मेरा पत्ता ही कट कर दिया तो। जहर तो घुल ही गया था, बस असर दिखना बाकी था। सुमित्रा जी जुबान की कड़वी थी, ये बात तो सिद्ध हो गई थी, पर मन पर किसी और की बातों का पर्दा डाल लेंगी ये पता नहीं था। अब हर एक बात जो उन्हें अच्छी लगती थी दोनों बहुओं की, अचानक उसमें खोट दिखने लगा। अपनी बहन की बातों में आकर अपने घर की सुख शांति की कीमत लगा ली थी सुमित्रा जी ने। जीजी ने कहा था, ये कनिका तो बहुत तेज है, पर बड़ी तो सीधी सी है। इसे ही अपने पड़ले में रखती हूँ। जाने किस जिद पर हंसते खेलते घर की नींव हिलाने के लिए सुमित्रा तैयार थी। अरे राहुल, तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें कहीं घूमने जाना है। वो कहाँ का नाम लिया था तुमने? हाँ माँ, गोवा जाना था। तो ठीक है ना, तुम चारों एक साथ चले जाओ। एक साथ घूमना भी हो जाएगा और मस्ती भी। ये सुनकर कनिका और शिखा खुश हो गई। वैसे भी दोनों को हर जगह साथ रहने में मज़ा आता था। कुछ ऐसा ही स्वभाव कुणाल और राहुल का था। ठीक है माँ, मैं चारों की कल शाम की ही टिकट करा लेता हूँ। ठीक है। रसोई में जब कनिका और शिखा रात के खाने की तैयारी कर रही थी तो अचानक कनिका ने कहा, दीदी ये रोटियां मैं बना लेती हूँ, आप ये सब्जी बना लो ना। मैं फिर जल्दी से मेरी पैकिंग कर लूँगी, फिर आपकी भी मदद कर दूँगी। बाहर चौके में कान लगाए सुमित्रा जी सब विवरण देख रही थी। कनिका भी थी चुलबुली, हमेशा की तरह अपनी बहन पर काम छोड़ जाया करती थी। शिखा हमेशा शिकायत करती थी माँ से, देखो ना माँ, ये अपने हिस्से का काम भी नहीं करती। अरे कर देना बिटिया, तेरी छोटी बहन है। पर यहाँ माँ की तरह बातों को नज़रअंदाज करने वाला कोई नहीं था। पीछे से आवाज़ आई, किसी को इतना भी अपने सीधे स्वभाव का फ़ायदा मत उठाने दो कि अपने हक का भी बोलना भूल जाओ। ठीक है, तुम बहनें हो, वरना अलग अलग घर की होती तो अब तक मुंह फूलना शुरू हो जाता। शिखा ने सुमित्रा की किसी बात का जवाब नहीं दिया, पर ये वो अंकुर थे जो अभी खाली ज़मीन पर बोए जा रहे थे। पर वो ये भूल गई थी कि ये बगिया तो उसकी ही है, उसी में फूल खिल सकते हैं तो कांटों की क्या ज़रूरत है। काम समेटकर शिखा कनिका के कमरे में चली गई। देख कनिका बड़ी चंट है, पैकिंग शुरू भी कर दी मेरे बिना। अरे दीदी आओ, चिंता मत करो, मैं पूरी पैकिंग करूँगी आपकी। ये सुन शिखा खुश हो गई। कल शाम की टिकट है, कल सुबह हम शॉपिंग पर चलेंगे। जीन्स टॉप या शॉर्ट्स लेकर आएंगे। तू पागल है क्या? माँ जी को पता चलेगा तो मतलब आप अपने हनीमून पर साड़ी पहन कर जाओगी? मैं तो नहीं जाऊँगी। मैं तो राहुल जी को बोल चुकी हूँ कि मुझे कल शॉपिंग करनी है। ठीक है, मैं भी कुणाल जी से पूछ लेती हूँ। ये कहकर शिखा अपने कमरे में चली गई। कमरे में कुणाल शिखा का इंतजार कर रहा था। कुणाल जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या मैं गोवा के लिए जीन्स टॉप ले सकती हूँ? अरे वाह, तुम पहनती हो? लो ज़रूर लो, पर माँ जी को बुरा नहीं लगेगा। अब हमारे हनीमून में माँ कहाँ से आ गई? जो तुम्हें पहनना है वो पहनो। अगले दिन सुबह अचानक कनिका ने कहा, जीजू आपने दीदी को जीन्स पहनने के लिए हाँ कहा कि नहीं?
और कनिका ये कहकर हंसने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, कनिका बहू, ये क्या तरीका है अपने जेठ जी से बात करने का? माना शिखा तुम्हारी बहन है, पर जीजा जी का रिश्ता तुम अपने मायके में निभाना। यहाँ कायदे से रहो। यहाँ कोई ये नहीं देखेगा कि तुम शिखा की बहन हो। यहाँ सब यही देखेंगे कि जेठानी देवरानी हो। इस लिहाज से ये तुम्हारे जेठ जी हैं। आती होंठों की हंसी जैसे छिन गई। जिस खुले मन से कनिका इन रिश्तों को अपना रही थी, उसे नहीं पता था कि यहाँ रिश्तों को नाम के कायदे में बांध दिया जाएगा। आज कनिका का मन दुखा, शिखा को भी बहुत बुरा लगा। अचानक से शांति का माहौल बन गया। सुमित्रा जी की बातें दिल को तोड़ देती थी, पर शिखा का मरहम कनिका के लिए काफ़ी था। तू क्यों सोच रही है इतना? क्या हो गया जो कह दिया कुछ? तू ही तो ज्ञान देती है कि सास ऐसी ही होती हैं। तू सीरियल नहीं देखती क्या? इन बातों को सुनकर कनिका के चेहरे पर हंसी आ गई और शिखा ने कनिका के आंसू पोंछे। दोनों बहनें जी जान से एक दूसरे की परवाह करती थी। एक को परेशानी होती तो एक दवा बन जाती। देखिए, रोना धोना बंद कर राहुल भैया आते ही होंगे। हमें बाहर जाकर जीन्स भी तो खरीदनी है। ये सुनकर कनिका खुश हो गई। बचपना अभी गया नहीं था। एक माँ ताउम्र अपने बच्चों में बचपना जिंदा रखती है, और ससुराल की दहलीज कहती है कि अपना बचपना अपने मायके में ही छोड़ कर आना। बड़ी खुशी खुशी चारों अपने हनीमून के लिए रवाना हो गए। देख कनिका, तू तो कह रही थी कि भला साड़ी में भी कोई हनीमून पर जाता है। अब तूने भी तो साड़ी पहनी है। आप मुझे जानती नहीं, बस अभी आती हूँ थोड़ी देर में। कनिका पहले से ही एक जोड़ी कपड़े बैग से निकाल ली, जो उसने ट्रेन में बदल लिया। देखो, यहाँ कोई सासू माँ नहीं और कोई बहू नहीं, पर तुम्हारे जेठ जी तो हैं, कुणाल ने कहा। ये सुन चारों के चारों ठहाके मार के हंसने लगे। अब जीजू यहाँ आप बस जीजू ही बनकर रहिए, जेठ जी नहीं, वरना मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। अरे मैं तो तुम्हारी टांग खींच रहा था। शिखा, तुमने कनिका की तरह कपड़े बैग में नहीं रखे थे क्या? कुणाल ने पूछा। नहीं ना, इस पगली ने मुझे तो बताया ही नहीं। हाँ, सब मैं ही बताऊं, खुद भी कुछ कर लिया करो दीदी। कनिका झट से बोली। अब बैठी रहो साड़ी में, आप अपने हनीमून पर साड़ी में ही जाओगी। शिखा ने कनिका की तरफ मुंह बना दिया। ये छोटी मोटी नोक झोंक तो दोनों के बीच रोज का था, क्योंकि कनिका शिखा को तंग किए बिना नहीं रहती थी, और शिखा बेचारी सीधी सादी अपना मन मार के रह जाती। तभी शिखा का फ़ोन बजा। चुप हो जाओ, मम्मी जी का फ़ोन है। राधे राधे मम्मी जी। राधे राधे। अरे शिखा बहू, तुम लोग अच्छे से बैठ गए ना ट्रेन में? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं मम्मी जी, हम सब अच्छे से बैठ गए। चलो, बाल गोपाल की कृपा से अच्छे से जाना सब, और अच्छी खबर लाना। जी मम्मी जी। ये कहकर शिखा ने फ़ोन काट दिया। क्या कहा मम्मी जी ने? कनिका ने पूछा। मुझसे अभी भी नाराज़ हैं क्या? नहीं पगली, वो तो कह रही थी कि अच्छे से जाना। फिर बोली कि अच्छी खबर लाना। कौन सी खबर की बात कर रही थी? अरे दीदी, आपसे कह रही थी कि आप उन्हें जल्दी दादी बना दो। ये सुनकर शिखा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्यों, सही कहा ना जीजू? कुणाल ने हामी में सिर हिलाया। राहुल तो अपने फ़ोन में व्यस्त ही रहता था, पर कनिका अपना एंजॉय पूरा करती थी। तभी शिखा ने कनिका को अपनी ओर खींचा। अच्छा जी, मैं दादी उन्हें बनाऊं, तू बना देना। शादी तो दोनों की साथ ही हुई है, शिखा ने कनिका से कहा। ना जी, मैं तो राहुल से कह चुकी हूँ कि 1 साल तक कोई बच्चा नहीं। मैं पहले अपनी ज़िंदगी तो जी लूँ, वरना बच्चा होने के बाद तो उसी में लगे रहो। वाह जी, खुद को तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, और मेरी क्या दुश्मनी है ज़िंदगी से? अरे दीदी, आप बड़ी बहू हो तो आपसे सब पहले इच्छा करेंगे ही ना। आप परेशान क्यों हो रही हो? ये तो वैसे भी शादी के बाद सब पीछे पड़ जाते हैं। आप अपने हिसाब से योजना बनाओ। तू भी ना, बड़ी मैं हूँ और तू बड़ी ज्ञानी बातें करती है। कहाँ से सीखती है ये सब? कुछ भी दीदी, आप सीरियल नहीं देखती क्या? यही होता है। ये तूने घर पर दादी के साथ सीरियल देख देख कर खूब ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, और आप तो बस किताबों में ही उलझी रहती थी। देखो क्या काम आ रहा है किताबें, रसोई के चूल्हे में काम आएंगी। ये सोच सोच कर कनिका बहुत परेशान होती है। वो हमेशा से जॉब करना चाहती थी, पर ये जानती थी कि शादी के बाद ससुराल में बस रोटियां सेकनी है। तू क्यों दुखी होती है कनिका? जाने दे, ये 4 दिन हम मस्त मज़े करेंगे। बहुत ही बढ़िया दिन बीत रहे थे, पर कनिका को ये बात खटक रही थी कि मम्मी जी का एक बार भी फ़ोन नहीं आया था उसके पास, और शिखा को हर बार फ़ोन कर रही थी। वजह बहुत छोटी थी, पर दिल में घर कर रही थी। क्या हुआ कनिका? तुझे देखकर लग नहीं रहा कि तू यहाँ मज़े कर रही है। क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? दीदी ऐसा कुछ नहीं, बस छोटी छोटी बातें।
कभी किसी दिल के कोने में जीवंत रह जाती हैं। अब देखो ना, मम्मी जी ने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया, पर वो आपको लगातार फ़ोन कर रही हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो आप में और मुझ में अंतर कर रही हैं, पर हम दोनों ही तो सगी बहुएं हैं उनकी, फिर वो ये सब क्यों कर रही हैं? क्या मैंने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी, वो जीन्स वाली बात बोलकर? कितना अजीब होता है ना। मम्मी के पास तो हम कुछ भी बोल देते थे, पर वो प्यार से समझा देती थी, पर यहाँ बोलना भी तौल कर पड़ता है, कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। तू ही कहती है ये ससुराल है, अब जाने दे, देख कल हम वापस घर जा रहे हैं, तो आज तो पूरा एंजॉय कर ले। ये बोलकर शिखा कनिका की आंख में आई नमी को पहचान गई और उसका हाथ पकड़ कर ले गई। घर लौटने के बाद भी ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती थी जो उन दोनों के मन को दुखी कर जाती। ऐसे ही एक दिन कनिका को हलवा बनाने की फरमाइश की गई। अभी तक तो दोनों रसोई में एक साथ होते थे, तो कनिका जो काम नहीं कर पाती थी वो झट से शिखा को बोल देती थी और बाहर आकर कह देती थी कि कनिका ने बनाया। पर आज तो परीक्षा की घड़ी थी, शिखा को सुमित्रा ने अपने पास बिठा रखा था। वो भी घबरा रही थी, जानती थी कि कनिका को हलवा बनाना नहीं आता। वो तो बस वाहवाही लेने को तैयार रहती थी। हाथों की मुट्ठी बनाकर घबराहट के मारे कनिका समझ नहीं पा रही थी कि हलवा कैसे बनाए। कितना बोला था दीदी ने, एक नज़र सीख ले मुझसे, कभी मैं साथ नहीं हुई तो। और आज वो घड़ी आ गई थी जब दीदी साथ नहीं थी। घबराहट के मारे जैसे तैसे उसने हलवा बनाया। हलवे की जगह लापसी बन गई। जब उसने खाने के लिए परोसा तो शिखा के हाथ पैर कांप रहे थे। आज तो भांडा फूटने वाला था। अभी 4 दिन पहले कनिका के हाथ के हलवे की सबने तारीफ की थी। बेशक वो हलवा शिखा ने बनाया था, परिणाम तो कनिका का था। अब तो पोल खुल ही जाएगी। माँ जी ने हलवा चखा, उन्होंने बड़ा अजीब सा मुँह बनाया। ये क्या बनाई हो, ये तुमने बनाया है? तबीयत तो ठीक है? अभी पिछली बार तो मैंने उंगली चाट चाट कर हलवा खाया था, और आज ये हलवा तो कोई खा ही नहीं सकता। कच्चा आटा स्वाद बढ़ा रहा है इसका। मन ही मन सुमित्रा जी समझ गई थी कि मेहनत शिखा की थी और कनिका फ़ायदा उठा रही थी उनकी सोच के हिसाब से। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। सुबह का खाना कनिका बनाएगी और शाम का शिखा। सब अपना अपना काम समय पर करेंगी, एक साथ नहीं। मुझे सब समझ आ रहा है शिखा बहू, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। इतने सालों का तजुर्बा है, भाप लेती हूँ कि कौन क्या कर सकता है। इस कनिका बहू को खाना बनाना नहीं आता, बस सारा टाइम तुम्हारे साथ रसोई में खड़े रहने का नाटक करती है। हाथ में मोबाइल रहता है सारा दिन। कब तक तुम बड़ी बहन होने का बोझ उठाओगी? तुम्हें तो बड़े ऐंठ से जेठानी बनना चाहिए और तुम इससे दबती रहती हो। ये सारी बातें कनिका के सामने हो रही थी। उसका मन टुकड़े टुकड़े हो गया आज। शिखा और कनिका के बीच खींची गई ये पहली लाइन थी जिसे पार करने से मना किया गया था। शिखा तो शुरू से ही सारे कामों में निपुण थी, बस सीधी सादी थी। पर कनिका हमेशा शिखा और माँ की आड़ में बच्ची बनकर ही रही। पर यहाँ उसे बड़े होने का प्रमाण देना था। कनिका दौड़कर अपने कमरे में चली गई। शिखा भी उसके पीछे पीछे भागी। शिखा ने पीछे से कनिका को जकड़ लिया। कनिका बहुत रोई आज। अरे चुप हो जा, बोला ना, सास तो ऐसी ही होती है, सीरियल नहीं देखती क्या? शिखा ने कहा। हाँ दीदी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आज बेइज्जती तो मेरी हुई। आपका क्या है, आप तो महान बन गई। वैसे भी आप तो उनकी पसंदीदा बहू हैं। ये बात तेरे मेरे बीच में कैसे आ गई कनिका? सच कहते हैं लोग, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए। ऐसा ही सुमित्रा जी अपनी बगिया में कर रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक नकारात्मक तस्वीर बन चुकी थी सुमित्रा जी की कनिका के सामने। पर वो गुस्सा अपनी बहन पर निकाल रही थी। देख कनिका, माँ जी ने जो कुछ भी कहा वो उन्होंने कहा। तू मुझसे क्यों नाराज़ है? देख, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तू नाराज़ होती है। माँ क्या कहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये याद रखना कि तुम एक ही कोख की संतान हो। एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना। दीदी, मुझे डर लग रहा है। क्यों मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? क्यों वो नहीं पसंद करती कि मैं पहले जैसे आप पर हक जताया करूं? वो क्यों आपको मेरी जेठानी बनाने पर तुली हैं? देख, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन बाद हम मायके जाएंगे। कुछ समय के लिए सब भूल जाएंगे, वहीं तू और वहीं मैं। खूब मस्ती करेंगे, खूब लड़ेंगे एक दूसरे से। कल मेरी माँ से बात हुई, वो 1-2 दिन में फ़ोन करने वाली हैं मम्मी जी से अनुमति के लिए। ये सुन थोड़ा सुकून मिला। अभी हालात कनिका के लिए मुश्किल हो गए थे, क्योंकि अभी तक तो शिखा के साथ सफ़र अच्छा कट रहा था रसोई का।
पर अब तो हुक्म का पालन करना था। अब तो अकेले ही रसोई में एक वक्त का खाना बनाना था। अभी सुबह के खाने की जिम्मेदारी कनिका की थी। शिखा को सख्त हिदायत दी थी मदद के लिए ना जाए। मन बहुत ही दुख रहा था कि मेरी बहन ही के साथ ऐसा हुआ, वो भी मेरे सामने। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो कनिका लड़ जाती बिना देखे कि सामने कौन है। बस इसी हिम्मत की तो कमी थी। जैसे तैसे काम हो रहा था, पर हर बार शिखा को वाहवाही मिलती और कनिका को ताने। मन खट्टा हो गया था कनिका का, और इसका असर होता उसकी जुबान पर। जब वो शिखा से बात करती, कनिका और शिखा परसों करवा चौथ है और ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है। सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा लेना और जो खाना है तभी खा लेना, फिर सारा दिन कुछ नहीं खाना। मेहंदी वाली को कल बुलाया है, मन से मेहंदी लगवाना, कोई कंजूसी ना करना। ये 2 साड़ियाँ हैं, आज ही ले लो। ये लाल वाली तुम्हारे लिए शिखा और गुलाबी वाली तुम्हारे लिए कनिका। शगुन की साड़ियाँ हैं, यही पहनना परसों। उन्हीं के सामने कनिका और शिखा की माँ ने फ़ोन किया और करवा चौथ के बाद दोनों बेटियों को घर भेजने का अनुरोध किया। जी आप निश्चिंत रहिए, शिखा और कनिका अपने मायके जब उनकी इच्छा हो तब आ सकती हैं। बड़ी ही प्यारी बेटियां हैं और शिखा तो बहुत समझदार है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। वैसे एक बात कहूँ मनोरमा जी, कनिका को भी शिखा के जैसे रसोई में निपुण कर देती तो अच्छा रहता। एक बेटी की बड़ाई और एक बेटी की तुलना सुनकर मन बैठ गया। फिर भी यही कहा गया कि कनिका छोटी थी तो थोड़ी लाड प्यार से ही रही, पर वो मन की बहुत अच्छी है। मेरी दोनों बेटियां एक दूसरे की जान है। आपसे विनती है, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा उन्हें नादान समझकर। अरे नहीं मनोरमा जी, ऐसी कोई बात नहीं। अब ये इस घर की बहुएं हैं, मेरी बहुएं हैं। आप निश्चिंत रहिए, सब सीख जाएंगी। फ़ोन पर बात करके पलटी ही थी कि देखा कनिका के हाथ में लाल साड़ी थी और शिखा के हाथ में गुलाबी साड़ी थी। अरे शिखा बहू, ये साड़ी तुम्हारे लिए थी और कनिका के लिए गुलाबी। वो माँ जी, कनिका को ये साड़ी पसंद आई तो मैंने उसे दे दी। हर बार अपना हक देती रही तो एक दिन खाली हाथ रह जाओगी। और कनिका, तुम भी थोड़ा समझा करो। हर बार अपनी बहन से छीन लेती हो जो भी उसे मिलता है। क्या तुम्हें हम जो भी देते हैं पसंद नहीं आता? तुम ही तो बताती थी कि तुम्हें गुलाबी रंग पसंद है, तो मैं गुलाबी रंग लाई थी तुम्हारे लिए। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी। और वो लाल साड़ी शिखा को देकर अपने कमरे में चली गई। पर आज शिखा कनिका के पीछे नहीं आई। आज उसने कमरे में जाकर कनिका से ये नहीं कहा कि सीरियल नहीं देखती क्या। आज उसने उसकी जिद पूरी नहीं की। शायद जो बीज बोया जा रहा था उसकी नवजात जड़ें निकलने लगी थी। आज कनिका इंतजार करते करते सो गई, पर शिखा नहीं आई। अगले दिन जब दोनों नीचे आई तो पता नहीं कैसी कसक थी दोनों के बीच। वो चमक जो रोज वो एक दूसरे को देखकर महसूस करती थी, आज नहीं थी। आजकल की कोई बात का जिक्र नहीं हुआ। काम का जायजा खत्म हुआ, मेहंदी वाली आ गई। अच्छे से मेहंदी लगवाना, कनिका सोच में डूब गई। पहले जब मायके में मेहंदी लगाने वाली आती थी तो कैसे मैं और दीदी उससे लड़ने लग जाते थे। तूने दीदी की ज़्यादा अच्छी लगाई है, मेरी नहीं। और सब हमारे मज़े लेते थे। माँ तो ये भी कहती थी अब से दोनों एक ही डिजाइन की मेहंदी लगवाना ताकि लड़ना ना पड़े। आज 2 मेहंदी लगाने वाली आई थी। किसको कौन सी मेहंदी लगानी थी वो भी हमें अलग अलग किताब से देखना था। शाम तक दोनों के हाथों में मेहंदी लग गई थी और फिर दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। अगले दिन करवा चौथ का व्रत खत्म हुआ और फिर हमने खाना खाया। उसके बाद आ गए माँ के घर अपने पिता के साथ। अब उम्मीद थी कि एक दूसरे के साथ मन के सारे गिले शिकवे दूर होंगे। इतने दिन माँ से दूर रही कनिका मनोरमा से चिपक ही गई और फूट फूट के रोने लगी, जैसे बॉर्डर पर जंग जीत कर आई हो अपने आसियाने में वापस। माँ ने दोनों का पसंदीदा खाना बना के रखा था। माँ, इस बार इस कनिका को कम से कम खाना बनाना सिखा देना ताकि वहाँ पर मेरी नाक ना कटे। हर बार तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती, इसका साथ देने। हाँ दीदी, मेरा साथ कौन देगा? आपकी प्यारी सासू माँ तो आपके साथ हरदम खड़ी रहती हैं। बहुत तारीफ़ें बटोर ली आपने। हाँ तो थोड़ा तो तुझे भी लिहाज रखना चाहिए। यहाँ हम कैसे भी रह ले, पर वो ससुराल है। यहाँ माँ हर वक्त तैयार होती हैं हर गलती माफ़ करने के लिए। वहाँ गलतियों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। माँ सामने थी जो देख रही थी कि आज मेरी दोनों बेटियाँ, नहीं देवरानी और जेठानी खड़ी हैं। जो बहस कर रही थी, इसी बात का डर था जब ये शादी का रिश्ता आया था। अब मन घबरा रहा था कि कहीं
ये छोटी छोटी बातें कहीं बड़े झगड़े की वजह ना बन जाएं। मायके में थोड़े दिन बीते तो गिले शिकवे मिटने लगे। वहीं कनिका और शिखा की अनकही बातें, वो रात रात भर जाग कर एक दूसरे के साथ योजना बनाना शुरू हुआ। सुबह सुबह कुणाल का फ़ोन शिखा को आया। शिखा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए, पर क्या तुम घर आ सकती हो? माँ का पैर मुड़ गया। मोच आई है, वो तुम्हें याद कर रही हैं। अरे क्या हुआ माँ जी को अचानक? ये भी कोई बुरा लगने की बात है? मैं आ जाऊंगी, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। कनिका और मनोरमा सामने ही थी। कनिका को ये बात बुरी लगी कि ऐसे वक्त में माँ ने मुझे साथ आने को नहीं कहा। क्या उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं? माँ, मैं बाद में आ जाऊंगी मिलने। माँ जी का पैर मुड़ गया। हाँ बेटा, तुम्हारी वहाँ जिम्मेदारी जरूरी है, मैं तैयारी कर देती हूँ। कनिका मुरझाई सी खड़ी थी। अरे कनिका, तू भी चली जा साथ, वहाँ तेरी भी ज़रूरत होगी। माँ, मेरी ज़रूरत होती तो मुझे भी मम्मी जी साथ आने को कहती, पर उन्होंने बस दीदी को ही कहा। अभी वक्त नहीं था बहस या समझाने का, तो मनोरमा ने कुछ नहीं कहा। शिखा चली गई ससुराल। इधर कनिका खुश तो थी, पर मन में छोटी छोटी बातों को जमा कर रही थी। उधर सुमित्रा जी को पूरा समय मिला शिखा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का। एक दिन अचानक कनिका बेहोश हो गई। अरे कनिका, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कनिका के पापा उसे लेकर हॉस्पिटल भागे। क्या हो गया? कहीं ज़्यादा मानसिक तनाव तो नहीं ले बैठी? मुझे तो घबराहट हो रही है। घबराओ मत मनोरमा, हो सकता है कुछ खाया पिया नहीं हो। क्या बोलूँगी मैं राहुल जी को, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ आई। डॉक्टर, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मेरी बेटी अचानक कैसे बेहोश हो गई? मिठाई खिलाइए, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। आंखों में जैसे दोनों के चमक आ गई। क्या हमारी कनिका माँ बनने वाली है? खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं थे। अरे शिखा भी यही होती तो अच्छा होता। ये सुन कनिका की माँ की हंसी अचानक मायूस हो गई। शिखा बड़ी है और कहीं उसके मन में कुछ बात आ गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी दोनों बेटियां समझदार हैं। अब मैं ये खुशी मनाऊंगी और अपनी कनिका को भर भर आशीर्वाद दूंगी। मनोरमा ने सुमित्रा जी को फ़ोन किया। राधे राधे, कैसी हैं अब आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सुमित्रा जी ने वापस पूछा। मैं अच्छी हूँ, आपको खुशखबरी देनी थी। आप दादी बनने वाली हैं। हमारी कनिका पेट से है। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? आपको भी बधाई। कनिका कहाँ है? आज तो खाटू महाराज की कृपा से मेरे घर में रोशनी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। कनिका से बात करा दो। अभी वो अस्पताल में है, आराम कर रही है। थोड़ी देर में बात कराती हूँ। शिखा से बात करा दीजिए। अरे शिखा, इधर आ। शिखा ने पूछा। क्या हुआ मम्मी जी? अरे तू ताई बनने वाली है। हमारे घर में बाल गोपाल आने वाले हैं। कनिका पेट से है। ये सुन शिखा के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दी। सुमित्रा समझ गई। मनोरमा जी, मैं बाद में बात करती हूँ। शिखा का इस तरह नज़रअंदाज करना मनोरमा को सब कुछ कह गया। वैसे भी एक माँ को जज्बात समझने के लिए ज़रूरी नहीं कि बच्चा सामने हो। शिखा को मैं बाद में समझा दूंगी, पर अभी वक्त है कि कनिका को खुश रखूं। अरे कनिका, बहुत बहुत बधाई तुम्हें, बहुत सारा आशीर्वाद मुझे इस खुशी को महसूस कराने के लिए। क्या हुआ माँ? मैं अस्पताल में हूँ और आप खुश हो रही हैं। अरे मेरी गुड़िया, अब तो बड़ी हो जा, अब किसी और को भी संभालना है तुझे। मतलब मैं नानी बनने वाली हूँ और तुम माँ। क्या? एक हल्की सी मुस्कुराहट कनिका के चेहरे पर उतर आई। आज तो सुमित्रा जी के पांव जमीन पर नहीं है, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है उन्हें। और दीदी? कनिका ने अनचाहा सवाल किया। अरे शिखा तो खुशी से उछल रही थी, कह रही थी कि काश वो यहाँ तेरे पास होती। सच माँ, दीदी ने ऐसा बोला? हाँ, मैं झूठ बोलूँगी। थोड़े समय बाद कनिका को डिस्चार्ज कर दिया गया। राहुल भी घर के लिए निकल गया था। दादी ने नज़र उतारी। घर पर जैसे खुशी जगमगा रही थी। बस कमी थी शिखा की, जिसे हर कोई महसूस कर रहा था। थोड़े समय बाद राहुल भी आ गए। सुमित्रा भी भर भर कर आशीर्वाद के साथ मिठाइयाँ और तोहफे भेजी थी, पर सख्त हिदायत दी थी कि थोड़े दिन उसे मायके में ही रहने दे। सब बहुत खुश थे। थोड़े समय बाद कनिका अपने ससुराल आ गई। इस बीच एक बार भी शिखा का फ़ोन नहीं आया था उसे। उसका मन घबरा रहा था। सच तो था कि वो अभी नहीं चाहती थी उसे बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़े, पर किसी का जन्म मरण पर तो रो के नहीं रुकता। शायद यही होना लिखा था। उधर कनिका जब ससुराल पहुंची तो न केवल वहां उसका नया सवेरा था, बल्कि नई खुशियां उसका इंतजार कर रही थी। पर मन अभी भी अपनी बहन को ढूंढ रहा था।
जो कहीं ससुराल के रिश्तों में खो गई थी। उसकी नादानियाँ इतनी बड़ी तो नहीं थी। जब तक माँ थी तो सब संभाल गया। जब माँ का आँचल उड़ा, वहीं बाहर की हवा ने रिश्तों का आशियाना बर्बाद हो गया। हाथ में आरती का थाल लिए आज बड़ी बहन नहीं एक जेठानी अपनी देवरानी का स्वागत कर रही थी, जिसके होठों पर वो मुस्कुराहट थी जो आज दिल दुखा रही थी। सुमित्रा जी के पांव तो जमीन पर नहीं थे, सारा घर फूलों की महक से महक रहा था। सब अपनी अपनी खुशी को अपने अपने तरीके से जता रहे थे। देखो शिखा, अब तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसका ख्याल रखना। वक्त पर खाना पीना सब तुम्हें ही देखना है। अब लापरवाही की कोई जगह नहीं। ऐसा लग रहा था कि अभी तक तो जो खामियां सुमित्रा जी को कनिका में नजर आ रही थी, वो एक पल में गायब हो गई थी। बस आज ये सच था कि घर की खुशी की वजह कनिका देने जा रही थी। ये तो महसूस सभी को हो रहा था कि दोनों बहनों में मनमुटाव है, पर फिर भी एक लिहाज का पर्दा बना हुआ था। कनिका अपने कमरे में थी। थोड़ी देर में शिखा वहां पहुंची। ये लो दूध का ग्लास पी लो। कनिका ने शिखा का हाथ पकड़ा। दीदी रुक जाओ, ऐसा भी क्या हो गया कि आप मुझसे बात तक नहीं करती? तुम खुद से पूछो कनिका, मुझे हिदायत देती थी दीदी, अभी मुझे बच्चे नहीं पालने, मैं तो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहती हूँ। तेरी बातों पर अमल करके मैं भी ज़िंदगी के मज़े लेने चली थी, पर तू तो छुपी रुस्तम निकली, चौके पर छक्का मार गई। सच कहती थी माँ जी कि किसी को इतना भी अपना हक मत लेने दो कि उसे आदत हो जाए तुम्हारा हक छीनने की। माँ जी कहती थी तू बड़ी बहू है, तेरा हक है कि पहले तू खुशखबरी दे। काश मैंने तेरी बात पर अमल नहीं किया होता। दीदी मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं था। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही शिखा हाथ छुड़ाकर चली गई। वक्त बीत रहा था, हर खुशी घर वाले कनिका के कदमों में बिछाए थे। फिर भी वो अपनी बहन को सामने होते हुए भी उसको ढूंढ रही थी, पर वो चाह कर भी नहीं ढूंढ पा रही थी। न जाने क्यों सुमित्रा जी को सब खबर थी। वो चाहती तो सब कुछ एक पल में ठीक कर देती, पर यहाँ उनका अहम एक सास का रूप ले रहा था, जबकि दोनों को यहाँ एक माँ की ज़रूरत थी। लगभग 7 महीने बीत चुके थे। शिखा ने कुणाल को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा। कुणाल भी चाहता था कि ये खुशी वो भी महसूस करे। आखिर अपना बच्चा अपना होता है। शिखा ने ये बात सुमित्रा जी को भी बताई। उसे भी पता था कि शिखा किस परिस्थिति से गुजर रही थी। ठीक है, अब दिखा दो डॉक्टर को तो ही अच्छा है। मैं तो पहले ही कहती थी कि इन मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। अब देखो कनिका तुमसे छोटी है, पर इस मामले में बिल्कुल देर नहीं की। यहाँ पर उसने समझदारी दिखाई। भले उसे घर गृहस्थी चलाना नहीं आता, ये सुनने का मन अभी शिखा का नहीं था, पर कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई समस्या नहीं है, पर तुम मानसिक तनाव में हो शायद। कभी कभी ये भी बड़ा कारण हो सकता है कि तुम कंसीव नहीं कर पा रही। खुशनुमा मन जितना रहेगा उतना ही आसान होगा तुम्हें कंसीव करना। कुणाल ने भी पूछा, आखिर तुम्हें किस बात का मानसिक तनाव है शिखा? घर पर सब अच्छा है, माँ भी तुम्हें कितना समझती हैं, और कनिका तो तुम्हारी बहन है, उससे ज़्यादा नज़दीक कौन हो सकता है? वही तो वजह है आज मेरे मानसिक तनाव की कुणाल जी। काश कि हम दोनों बहनों की शादी एक घर में नहीं हुई होती तो ये रिश्ता आज ऐसा ना होता, पर कनिका ने मुझे समझा ही नहीं। मैं अब उसके साथ एक घर में नहीं रहना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो? कनिका तुम्हारी बहन है, तुम उससे कैसे अलग होने की सोच सकती हो? कुणाल जी, मैं अलग होने की नहीं सोच रही, बस कुछ समय के लिए। डॉक्टर ने भी कहा है कि मुझे खुश रहना है, पर अगर वो मेरे साथ सामने रहेगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। शिखा की जिद के आगे पूरा परिवार बिखर गया। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ। मैं अलग नहीं हो रही, बस कुछ समय के लिए उदयपुर वाले घर में शिफ्ट होना चाहती हूँ, ताकि खुशनुमा माहौल होगा तो मैं भी इस घर के वंश को आगे बढ़ा सकूं। दीदी मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसी भी क्या नाराज़गी कि आप मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती? देख कनिका, मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में और खटास आए। हो सकता है दूर रहे तो एक दूसरे की कद्र करें। तू अपना ख्याल रखना। दीदी मैं आपकी बहन हूँ, क्या आप बड़ी होकर मुझे माफ़ नहीं कर सकती? क्या मेरा बच्चा आपका बच्चा नहीं होगा? अब ये मत कर कनिका, खुद का बच्चा होता है। कल को जब तेरे बच्चे का नाम जुड़ेगा तो मुझसे और राहुल जी से ही जुड़ेगा। हम तो ताई ताऊ ही रहेंगे। पर क्या तू नहीं चाहती कि मेरी अपनी कोई संतान हो? दीदी भला मैं क्यों ऐसा नहीं चाहूँगी, मैं तो बहुत खुश रहूँगी जब आपकी कोई खबर मिलेगी।
पर कनिका, जब तक हम साथ रहेंगे मैं मानसिक तनाव से गुजरती रहूंगी। इससे अच्छा है तू मुझे जाने दे। उस वक्त मनोरमा और उसके पति भी वहीं थे, पर उनकी सलाह आज एक बेटी के आगे फीकी पड़ गई और शिखा कुणाल के साथ उदयपुर चली गई। सर पर हाथ रखे सुमित्रा रो रही थी। क्या इस दिन के लिए मैंने अपने बच्चों की शादी की थी? इस घर के टुकड़े हो जाएं। माफ़ कीजिएगा सुमित्रा जी, पर गलती आपकी है। अगर आप चाहती तो ऐसा कभी नहीं होता। आप चाहती तो दो बहनें मिलजुल कर एक साथ एक दूसरे के लिए खड़ी होती, पर आपने उन दोनों के बीच जेठानी और देवरानी का रिश्ता कायम कर ही दिया। जन्म से शादी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी बेटियों के बीच झगड़े नहीं हुए, पर कड़वाहट कभी नहीं घुलने दी इन दोनों रिश्तों में। पर आज ये कड़वाहट कैसे घुल गई? क्या हो जाता अगर आप उन्हें माँ बनकर हिदायत देती, पर आपने सास बनकर उन्हें एक दूसरे को हीन भावना से देखना सिखाया। ये कहकर मनोरमा वहाँ से चली गई। शिखा उदयपुर में बस गई, पर वहाँ भी वो जिस सुकून को ढूंढ रही थी वो नहीं मिला, क्योंकि वो कनिका से नहीं खुद से भाग रही थी। उसे लगता था कि कनिका उसकी परेशानी की वजह है, पर कनिका नहीं, वो खुद जेठानी के रूप में ढलने लगी थी। वरना बहन की बातों का भला इतना बुरा कभी नहीं लगता। दिन बीत रहे थे, इधर कनिका की डिलीवरी का समय नज़दीक था। सुमित्रा जी अकेले सब संभालने में असमर्थ थी। इधर शिखा रात दिन सुकून की तलाश कर रही थी, और कुणाल के दिन भर काम पर चले जाने के बाद पूरा दिन काटना मुश्किल होता। रह रहकर उसे कनिका की अटखेलियाँ याद आती। वो गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी जितना शिखा ने उस बात को बड़ा बना दिया था। रह रहकर पछतावा हो रहा था। तभी सुमित्रा को खबर मिली कि उसकी बड़ी बहन का बेटा उससे अलग हो गया। जो बीज वो सुमित्रा के मन में बो कर गई थी, वही बीज उसने अपने घर में बोया था, जिसके फल अब मिलने लगे थे। ये सुनकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ। कनिका को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। ये खबर शिखा तक भी पहुंची। तू कितनी बुरी हो सकती है अपनी बहन के लिए? आज उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तेरी। एक नन्हा सा मेहमान, उसकी क्या गलती है? नहीं शिखा, तेरा अहम इतना बड़ा नहीं हो सकता। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती अपनी गलती सुधारने का। आज तुझे मिला है तो इसे जाने ना दे। उधर अस्पताल में सब लोग जमा थे। किसी भी वक्त खुशखबरी आ सकती थी। सभी ने देखा शिखा और कुणाल भी आ चुके थे, जिसने अपनी सास और माँ से माफ़ी मांगकर अपनी गलती का पछतावा किया। थोड़ी देर में खबर मिली कि लड़का हुआ है। ये सुनकर तो पांव जमीन पर ही नहीं थे सबके। 4 दिन बाद कनिका को डिस्चार्ज मिल गया। वो बच्चे को लेकर घर आई। आज घर पर उसका स्वागत उसकी जेठानी ने नहीं, उसकी बड़ी बहन ने किया। गला भराया माफ़ी मांगने के लिए, बस गिले शिकवे नीर में बह गए। दोस्तों, ये परिवार तो एक हो गया, पर ज़्यादातर परिवार ऐसी परिस्थितियों में बिखर जाते हैं। कुछ महीनों बाद शिखा की भी खुशखबरी मिली। ये परिवार पूरा हो चुका था और सास भी माँ बन चुकी थी। जहाँ अब जेठानी देवरानी नहीं, 2 बहनें थीं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।